आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर आपके साथ जी हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम शानद जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर? खैरियत से ठीक ठाक। अच्छा, मैंने सही कहा? बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन सबसे जो स्टार्ट का वर्ड आपने कहा ना, जायका मिल बैठने का, जायका मिल बैठने का, जो ये बहुत अच्छा मैसेज है और ये अपनाहियत वाला मैसेज है। बिल्कुल मुझे बहुत पसंद आया और इसमें है कि अपनापन है। बिल्कुल एक तो देखें, ये ब्रांड जब काम करते हैं ना तो ये लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो अगेन वो मैसेज ही यही होता है कि लोगों में एका पैदा हो, लोगों में प्यार पैदा हो, और ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने अच्छा, मेरे घर की फेवरेट ही नेशनल है। अच्छा, मेरे घर में हर चीज़ नेशनल की यूज़ होती है। क्या बात है, क्या बात है, भरा हुआ है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा हकीम साहब, तो ये जो रमज़ान जैसे आपको पता आने वाले हैं, ठीक है, अब रमज़ान के अंदर आप जो रेमेडीज़ लेकर आए, पहले तो आप इसके बारे में बताएं, फिर मैं अपने सवालात आपसे करता हूँ। देखें, रमज़ान में आने वाले अभी दिन, कुछ ही दिन रह गए, कुछ ही दिन, और अक्सर लोगों की कोशिश होती है कि वैसे तो एक तो डाइट कुदरती होती है, इनको रोज़े से होते हैं, माशाल्लाह से, अल्लाह पाक सबके रोज़े कबूल करे। आमीन। और इसमें यह है कि आप रमज़ान में रहते हुए आप अपना वेट भी कम करें। वो किस तरह कम करेंगे कि ईद पे आप स्मार्ट नज़र आएँ। ईद पे स्मार्ट नज़र आए, और वो सबकी तैयारी होती है कि ईद वाले दिन जो है ना फुल रेडी होके, खूबसूरत होके, हैंडसम होके जो है ना हमने मिलने जाना है और बहुत अच्छी लुक बनती है। तो इसमें यह है कि आज हमें एक सफ़ूफ बनाना सिखा रहे हैं कि आप रमज़ान में अपना वेट भी कम करेंगे और एक्टिव भी नज़र आएंगे। क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद सुस्ती काहली हो जाती है, बाज़ लोग कमज़ोरी फील कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ भी नहीं होगी और इंशाल्लाह आपके रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरेगा और साथ में वेट भी कम हो जाएगा। मगर इसमें एक चीज़ और है जो मेरे माइंड में एक सवाल, एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हम वेट कम करने की बात करते हैं तो हम जिस तरह से, क्योंकि देखें अब रोज़ा रख रहे हैं हम, ठीक है, रोज़े के अंदर तो हमने सहरी की, ठीक है, इफ्तारी तक हमारा पेट खाली है, ठीक है, फिर इफ्तारी पे हमने थोड़ा बहुत खाया, फिर उसके बाद हमने सहरी पे खाया, अब हमने बीच का पूरा टाइम स्किप किया हुआ है, ठीक है, और फिर अगला टाइम भी पूरा हमने स्किप किया हुआ है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे लोगों को वीकनेस हो जाती है, और फिर खाने में अगेन क्वालिटी ऑफ फूड और क्वालिटी ऑफ यूजेज ऑफ इंग्रेडिएंट, जो आप क्वालिटी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं वो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक नंबर चीज़ें इस्तेमाल करें असली, और दूसरा ये है कि आप 4-5 किस्म की चीज़ें बना लेंगे, लेकिन खाते थोड़ा खाया जाता ही नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए उतना बनाइए जितना आप लोग खा सकते हैं, और जब इफ्तार कर लें, इफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ने जाते हैं, फिर वापस आइए, फिर कुछ ना कुछ खाया करें, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम होता है। आप 10-11 बजे तक तरावियों से फारिग हो जाएं, फिर आप सोते हैं, और सोना भी ज़रूरी है। बाज़ लोग रमज़ान में सारी रात जागते हैं, सुबह के टाइम पे सोते हैं, दिन से काम काज किया नहीं जाता। तो आप अपने नींद को भी बेहतर करें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपकी एड़ियों में दर्द होगा, आपके हिप्स बोन में दर्द होगा, और दूसरा ये है कि ज़्यादातर बैठे रहने की वजह से भी वेट गेन होना शुरू होता है, वज़न बढ़ता है। उससे ये है कि आपको डिप्रेशन होना शुरू होता है, घबराहट, बेचैनी, ये चीज़ें होंगी, दिमाग चलने लग जाएगा, बातें ज़्यादा सोचने लग जाएंगे, ये चीज़ें भी होंगी। लेकिन जो रेसिपी हम आज बना कर दिखा रहे हैं, जो नुस्खा हम बना कर दिखा रहे हैं, इसमें यह है कि आपका पेट का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा, मैदे की तेज़ाबियत भी दूर होगी, गैसेस भी दूर होंगी, और पेट निकला हुआ, हिप्स हो, गर्दन के पीछे की चर्बी हो, ये आस्ते आस्ते कम होगी, ये डबल चिन कम हो जाएगी, और आपकी एक अच्छी लुक बनने शुरू हो जाएगी। और तीसरी चीज़, आपके जिस्म को ताकत भी देगी। आप जब इफ्तार करेंगे, इफ्तार के बाद आप निढाल नहीं होंगे, इंशाल्लाह आप एक्टिव नज़र आएंगे। नहीं, आपने बड़ी प्यारी बात की, आपने ये जो रेमेडी की बात की। अच्छा, इस पे फिर हम इसके ऊपर फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं कि हमें कितना टाइम इफ्तार के बाद का जो खाना है, हमें इफ्तार टू सहरी कितने टाइम स्लॉट में खाने को डिवाइड करना है, और थोड़ा क्या क्या और किस तरह से खाना चाहिए ताकि हमें वीकनेस ना हो और हमें अपना सेहत का ख्याल कैसे रखना है। बट जो अगेन रेमेडी इसी पॉइंट से है कि आपने अपने आप को फिट रखना है और वेट गेन होने नहीं देना, तो और किस तरह से कम करना है। तो क्या क्या यूज हो रहा है इसमें टोटली 5 चीज़ें, ठीक है, और बहुत ईजी हैं, हर पंसारी की दुकान पे मिल जाती हैं। सबसे पहली चीज़ है सना मक्की। इसका वज़न आप लेंगे
50 ग्राम। ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 50 ग्राम। 50 ग्राम। ये है कलौंजी, कलौंजी ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। सारे बराबर वजन लेने। ठीक है। ये है आंवला, आंवला आंवला खुश्क, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। और ये है काली हड़, काली हड़, हाँ काली हड़, ये इसका पाउडर है, हमने ये भी लिया 50 ग्राम। और आप लोग अजवाइन खाते हैं, ये उसके पत्ते हैं, अजवाइन के पत्ते, ये भी हर दुकान पे मिल जाते हैं, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। अच्छा, इसका लीव्स का अपना कोई हल्की हल्की स्मेल महसूस होती है, हल्की हल्की होती है, बहुत माइनर थी, मगर जो अजवाइन का इतना स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है, इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है कि वो अपने खाने, किसी भी खाने में आप ऐड करें, इवन कि जो हमारे पाकिस्तानी बारबेक्यूज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ अजवाइन का होता है। हर बारबेक्यू के अंदर जो है ना अजवाइन का यूज़ है, और अगर उसमें क्वांटिटी थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए अजवाइन की, तो वो बाकी सारे फ्लेवर्स को किल करके अपने आप को परमानेंट रखता है। सही बात है। और इस तरीके से आप एक ही मशीन में डाल के बारीक पाउडर भी बना सकते हैं। ठीक है। और इसकी एक चाय वाली चम्मच, छोटी वाली चम्मच, हाँ बड़ी चम्मच नहीं, सुबह सहरी करने के बाद ले लें। अगर आम दिनों में यूज़ कर रहे हैं तो सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद, इस तरीके से शाम को इफ्तार के बाद ले लें। ये कंटिन्यू आपने 1 महीना यूज़ करना। आप देखिएगा आपका मैदे का निज़ाम कितना बेहतर होता है, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है, और दूसरा वज़न भी कम होगा, पेट हिप्स थाइस भी कम होगी, एक्टिव भी हो जाएंगे। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है, सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जिस तरह से अभी मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो अगेन हमारे खाने की जो क्वालिटी है, अगेन उसका यूजेज आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और लिक्विड फॉर्म में आपने मैक्सिमम अपना खाने, लिक्विड फॉर्म इन द सेंस कि आप रोटी को डुबो कर खाएं, ठीक है, अच्छी तरह से नरम करके खाएं ताकि आपको चबाने में आसानी हो। अदरवाइज आप ड्राई खाना जितना भी खाते हैं, ठीक है, और उसमें आप चबाते सही नहीं है, तो अंदर जाने के बाद वो आपके मैदे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह चबा के खाना है। और दूसरा ये है कि आप पानी का टेक ज़्यादा रखिए। आप हर आधे घंटे 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पी लिया करें। अगर रमज़ान के अंदर आपको प्रॉब्लम यही होती है कि ज़ाहिर बात है आप दिन को नहीं खाते हैं, लेकिन शाम में जब इफ्तारी कर लेते हैं, इफ्तारी के बाद आप एकदम से पानी नहीं पिएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पीते जाएं। और आधा कप, 1 गिलास, आधा गिलास, इस तरह करके आपको बहुत टाइम होता है। और 10-11 एकदम बजे भी तक पानी आराम पीना से, जो है मेरे ख्याल से वो भी नुकसानदेह है। और अक्सर लोग जैसे इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी करने के बाद उनके सर में दर्द हो जाता है, एकदम सुस्त हो जाते हैं, बास तो लेट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपको हेडेक महसूस होता है या सर दर्द महसूस होता है, आपने देसी लहसुन का जवा लेना है, उसको कुचल लेना है और रोटी में लपेट के खा लें आप। एक तो रोटी में लपेटने से ये फ़ायदा है कि आपको अगर मैदे में तेज़ाबियत रहती है तो ये आपको तंग नहीं करेगी, वरना खाली लहसुन खाने से मैदे में जलन भी महसूस होती है। तो रोटी में लपेट के खाएंगे, मेरे ख्याल में 10 मिनट भी नहीं गुजरेंगे, आपके सर के दर्द में आराम आ जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बेहतरीन है। ये हाई बीपी के लिए भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरा ये है कि ज़हनी स्ट्रेस को आप दूर करें, अपने आप को खुश रखा करें। बिल्कुल, खुश रहने का ही जितना सारा खुश है। रहेंगे आपकी तबीयत और बेहतर होती है। क्या बात है, क्या बात है। तो जी यहाँ पर हकीम साहब की एक रेमेडी कंप्लीट हो गई है, और दूसरी रेमेडी जो है वो रहती है, और वो मेरे ख्याल से किस तरह से आपने आपको स्मार्ट रखना है और स्मार्ट रहना है पूरा रमज़ान, और उसके बाद भी नहीं, बिल्कुल। ये जो रेमेडी मैंने बनाकर दिखाई है, आप इसे कंटिन्यू यूज़ कीजिएगा। आप हर 5-6 दिनों में 1 किलो वज़न कम होता जाएगा आपका, जो मैंने अभी बनाकर दिखाई है। अच्छा, ये महीना तो वैसे ही मुबारक मंथ है, ठीक है, रमज़ान का हमारा, और इसमें वैसे ही नूर चेहरे पर आ जाता है, क्योंकि ये पूरा महीना जो है हम इबादत में गुजारते हैं, और रोज़े अलग होते हैं, और उसके बाद रोज़ों का सवाब अलग, फिर उसके बाद नमाज और जो देना दिलाना हमारे एक तो ये हमारी, मुझे लगता है कि मुसलमान जो हमारी कौम है, ठीक है जी, इनके अंदर ये एक खूबसूरत चीज़ है कि ये देने पे जो है ना आंख बंद करके रखती है कि बस दो, माशाल्लाह माशाल्लाह, और लोगों तक पहुँचे, और जिनका पेट खाली है और जिनके हाथों में कुछ नहीं है उनके हाथ में कुछ पहुंच जाए, और पेट उनका भर जाए। तो यहाँ पे सिलसिला है। बड़े बड़े मैंने वेलफेयर ट्रस्ट यहाँ पे देखे जो पाकिस्तान, कराची के अंदर, इवन कि पूरे पाकिस्तान में और कराची में जो ये काम कर रहे हैं, और
لوگوں کی مدد کریں. تو خیر آپ تو اسمارٹ ہو جائیں گے, مگر اور اس کو اسمارٹ ہونے کے ساتھ اپنا خیال بھی کیسے رکھنا ہے, بیمار نہیں ہونا ہے. تو اس کے لیے حکیم شاہ نذیر صاحب نے جو ریمیڈی بتائی ہے وہ ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کرواتے ہیں اور پھر یورک ایسڈ کی طرف چلتے ہیں. جی بالکل, ہر ہفتے 1 کلو وزن کم کرنا, یعنی 5-6 دنوں میں وزن کم کرنا, اور ساتھ میں ورم سوجن کو بھی ختم کرے گی, ڈبل چن کو بھی کم کرے گی, پیٹ, ہپس, تھائز, گردن کے پیچھے کی چربی اس کو بھی کم کرے گی, اور ساتھ میں پیٹ میں گیسز, تیزابیت, قبض رہتی ہو وہ بھی چیز دور ہو جائے گی. اس میں ٹوٹلی 5 چیزیں ہیں. ہم نے سب سے پہلی چیز ڈالی اس میں یہ سنا مکی. سنا مکی 50 گرام, کلونجی 50 گرام, کالی ہڑ 50 گرام, آملہ 50 گرام, اجوائن کے پتے 50 گرام. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں اس طریقے سے, اور ایک چھوٹی چائے والی چمچ صبح ناشتے کے بعد, رات کھانے کے بعد. اگر آپ روزوں سے ہیں تو صبح سحری کو اور شام کو افطاری کے بعد آپ نے 1 چائے والا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اور اس کا کوئی خالی پیٹ, بھرے ہوئے پیٹ کا کوئی چکر نہیں, استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا اور آپ ایکٹیو بھی ہو جائیں گے. دوسری چیز ہوتی ہے یورک ایسڈ کا بڑھ جانا. یورک ایسڈ کی جو بارڈر لائن کہلاتی ہے وہ 6.7 کہلاتی ہے. بعض لوگوں کا یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن لوگوں کو کڈنیز میں کوئی پرابلم ہو, یا بہت زیادہ دالوں کا استعمال کیا ہو, بہت زیادہ لوبیا کا استعمال کیا ہو, میتھی, پالک, ٹماٹر, یہ چیزیں یورک ایسڈ کو اور بڑھاتی ہیں, ساتھ میں کریٹینائن کو بھی بڑھاتی ہیں. تو یہ کڈنیز پہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے. یہ ڈائبٹک پیشنٹ اور ہائی بی پی کے پیشنٹ کے ساتھ یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ بلڈ پریشر اور شوگر جب بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ دل پہ اثر ہوتا ہے اور گردوں پہ اثر ہوتا ہے, جس سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے, یوریا بڑھتا ہے اور کریٹینائن بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, یعنی یورک ایسڈ کو کنٹرول میں لانے کے لیے, اور اس کی علامات میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ پورے جسم میں دکھن ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, ہڈیوں میں درد ہوتا ہے, پاؤں میں سوجن محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ٹوٹلی 3 چیزیں آپ نے لینی ہے. ایک لینا ہے آپ نے گوکھرو, یہ پیشاب آور ہوتا ہے, اس کا وزن آپ نے لینا ہے 50 گرام. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اس کا پاؤڈر لیا 50 گرام. دوسری چیز ہے سر پھوکا, یہ اس کا پاؤڈر ہے, یہ بھی ہم نے لیا 50 گرام. اور یہ ہے تخم کرفس, اس کو تخم کرفس بھی کہتے ہیں. جی ہاں, اس کو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں, پاؤڈر بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن اس کو صاف کر لیجئے گا, اس میں مٹی تنکا بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے مکس کر لیں, اور اس کی آدھی چمچ ایک ٹائم روزانہ پانی کے ساتھ, چائے کی آدھی چمچ ایک ٹائم روزانہ کسی بھی وقت, ضروری نہیں ہے کہ خالی پیٹ ہے, بھرا ہوا پیٹ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, آدھی چائے والی چمچ ایک ٹائم روزانہ پانی کے ساتھ استعمال کریں. کم سے کم مہینہ 2 مہینہ یوز کریں اور اپنا یورک ایسڈ ٹیسٹ کروا لیں. انشاءاللہ 5 پوائنٹ سمتھنگ میں ملے گا یا 4 پوائنٹ سمتھنگ میں ملے گا, 6.7 سے بھی نیچے آ چکا ہوگا. اچھا, بارڈر لائن کے حکیم صاحب, یورک ایسڈ جن لوگوں کا بڑھ رہا ہوتا ہے یا جن کو نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو کن کھانوں میں کن چیزوں کا احتیاط کرنا ہے؟ دیکھیں, جن کو نہیں ہے ان کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. کھانا پینا جاری رکھیں, اپنا لائف اسٹائل میں تبدیلی لے کر آئیں. ایج کے حساب سے کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ 35-40 کراس کرتے ہیں تو آپ کو پھر اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. جی بالکل کرنا پڑتا ہے. آپ نے بہت زیادہ باربیکیو, مرغن چیزیں, یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. کوشش کریں کہ آپ لیکوڈ نرم غذائیں استعمال کریں, پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں, پھل فروٹ جو بھی ملتے ہیں وہ استعمال کریں. کیوں کہ 40 سال سے پہلے کی جو ایج ہوتی ہے وہ بڑی تیزی والی ہوتی ہے, اس میں آپ کو کسی چیز کا غم ہی نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. 40 سال کے بعد آپ کو موت کا خوف بھی آنا شروع ہوتا ہے, سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور تکلیفیں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے 40 سال بعد آپ صحیح طریقے سے میچور ہوتے ہیں. 40 سال پہلے آپ میچور اتنے کہتے ہیں کہ میرے خیال سے کہ پیدا ہونے سے 40 تک آپ جو جوانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, 40 کے بعد پھر واپس آپ بچپن آپ کا آ رہا ہوتا ہے, تو وہ ویسے ہی جو ہے نا آپ کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا. خیر, اچھا, جن کا یورک ایسڈ, کریٹینائن یا یوریا بڑھ رہا ہو تو وہ پالک, میتھی, ٹماٹر, لوبیا, چنے کی دال, بڑا گوشت, یہ چیزیں اوائڈ کریں. کیوں؟ یہ چیزیں بڑھاتی ہیں ان چیزوں کو. آپ نے یہ چیزیں بند کرنی, ان کی جگہ جو ہے ٹنڈا, ترئی, لوکی, شلجم, یہ چیزوں کا استعمال کریں. جو ٹھنڈی سبزیاں ہیں میرے خیال سے, ایون کہ یہ بے عیب سبزیاں ہیں, یہ بے عیب ہے, ان کا عیب کوئی نہیں ہے. ہاں, تو یہ جو میتھی, پالک, یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور لوبیا ہوتا ہے خاص طور پہ, یہ یورک ایسڈ کو بڑھاتا ہے. یہ تو کبھی بھی یاد رکھیے گا, کڈنی کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کو یہ چیزیں منع کی جاتی ہیں تاکہ
वो प्रॉब्लम किडनी ना वालों हो। के साथ तो है ही है, मगर यूरिक एसिड का हाँ, लेकिन एक चीज़ है जलाल साहब के बाज़ लोग शुगर के पेशेंट हैं, लेकिन वो ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे उनको कोई मर्ज़ ही नहीं है। मर्ज ही नहीं है। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है कि आपको ऐसा होना चाहिए, लेकिन अपनी दवाएं और अपने डॉक्टर का फॉलो अप प्लीज़ लाजमी रखा करें, और साथ में इसका जो अपना टेस्ट है वो भी क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है एक ही दवा खाते जा रहे हैं, साल गुजर गया, कहते हैं यार पाँव सुन होने लग गए, ये चीज़ सुन होने लग गई, ये प्रॉब्लम क्यों? कि शुगर जो है आपके अंदरूनी ऑर्गन्स को कमज़ोर करती है, इसलिए डॉक्टर जो है वो कुछ अर्सा कुछ दवा देने के बाद उसमें तब्दीली लेकर आता है कि अब आपने ये खानी है, फिर उसके बाद दूसरी खानी है। और शुगर को इसलिए चेक करते रहा करें कि आपको पता नहीं होता, कुछ चीज़ें साइलेंट होती हैं, ये साइलेंट किलर होते हैं ये। तो इसमें यह है कि जब आप शुगर टेस्ट करते हैं तो आपका शुगर आसमान से बातें कर रहा है और आपको पता ही नहीं। बिल्कुल सही बात। तो ये चीज़ बहुत एहतियात करनी होती है, बाज़ लोग बहुत लापरवाही करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार है, कभी ऐसा नहीं हुआ कोई इंतकाल के बाद वापस आया उसे। बिल्कुल सही बात। इसका बहुत ख्याल रखिए आप लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे दोबारा आपसे हकीम साहब के, रमज़ान में हमारे जितने भी इस वक्त लोग देख रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो फ्राई आइटम खाने का शौक़ नहीं रखता होगा, ठीक है। जहाँ रमज़ान आया और इफ्तार के ऊपर ना फिर मज़ेदार से पकोड़े, समोसे, ठीक है, फिर दही बड़े, ठीक है, घरों में ये सारी चीज़ें जो है ना बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और जब आप खाली पेट पे इन चीज़ों का फ़ौरन इंटेक रखते हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है फ्राई आइटम्स हैं वो जाके हिट करता है डायरेक्ट। हाँ, मैदे पे करता है, हिट करता है। तो उसके लिए क्या ऐसी रेमेडी है जो मतलब हिट ना करे वो? देखें, एक तो पेट में जलन शुरू हो जाती है और पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, तो मैदे पे कोई भी चीज़ लड़ जाती है, जिससे गैसेस बहुत बनती है, तेज़ाबियत होना शुरू हो जाती है। तो आप एक मशरूब अक्सर लोग बनाते हैं, लाल रंग का मशरूब बनाते हैं, लाल मशरूब होता है, कोई सा भी आप ले लें, ठीक है। आप उसके अंदर जो है गोंद कतीरा, तुख्म बालंगा और इसबगोल दाना, 3 चीज़ें ले लीजिएगा, गोंद कतीरा, तुख्म बालंगा और इसबगोल दाना, ये तीनों को आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपने उसमें से जैसे एक जग बना रहे हैं आप, तो उसके अंदर 4 चम्मच वो डाल दें आप उस जग के अंदर, जो लाल मशरूब बनाएंगे आप, मिक्स करके आप रख लें। और जब इफ्तारी करें उसके बाद 1 गिलास इसका बना के पिएं, देखिएगा तेज़ाबियत भी दूर हो जाएगी और पेट का निज़ाम भी बेहतर होगा, पेट की जलन भी दूर हो जाएगी, पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर फिर जैसे अगर और फ्लेवर्स ऐड करना चाहें, कोई तो भी कर जैसे सकते हैं। शुगर ऐड कर दिया तो नट्स ऐड कर दिए और बाकी की चीज़ें ऐड कर दी तो उससे कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो देखें यहाँ अगर बाज़ लोग जो हैं जैसे मीठा मीठा नहीं खाते होते हैं तो उनको पसंद नहीं है, तो वो सादे पानी के अंदर मिलाकर भी ले सकते हैं। और मैंने सुना कि तुख मलंगा जो है उसका भी इंटेक जो है इफ्तार के टाइम पे वो भी ज़रा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत को दूर करती है, शिद्दत गर्मी को कम करती है, महसूस होने नहीं देती है। और जो तुख्म इसबगोल दाना है वो स्पेशली तौर पे मैदे के लिए है, उसमें यह है कि वो एंटी एसिड है, वो तेज़ाबियत को दूर करती है, पेट की जलन को दूर करती है। गोंद कतीरा जो है वो एसिडिटी को कम करती है, जो पूरी बॉडी की जो हीटअप है, गर्मी है, ये उसको शिद्दत को उसको कम करती है, जिससे आपको गर्मी ज़्यादा फील हो रही होती है। क्या बात है, क्या बात है हकीम साहब। आप यकीन जाने आपके साथ जब भी बैठता हूँ मुझे हमेशा टाइम कम लगता है और टाइम ऐसे ख़त्म होता है बिल्कुल सेकंड्स के अंदर, ऐसा लगता है कि टाइम अभी स्टार्ट शो हमने किया था और ख़त्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ जलाल साहब हाँ इसमें ये होता है कि जिस तरीके से शाम होती है और अचानक ड्राई वेदर भी चल रहा है ना आजकल, और इसमें ये कि एकदम से छींकें शुरू हो जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है, बाज़ लोगों को बुखार सा होना शुरू हो जाता है, बाज़ लोग इफ्तारी के बाद कहते हैं यार मुझे बुखार हो गया, ठीक है, और बाज़ लोगों को फ्लू गले में गिर रहा होता है, जो कि बॉडी को सुस्त करता है। आपने लेना है बनफशा के पत्ते और बांसा के पत्ते, इसका कहवा बना के 1 कप रोज़ाना पिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच हकीम साहब। शो यहाँ पर आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका ये कीमती वक्त हमें देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। आज का तड़का।